जी, नमस्ते। आज हमारे नमस्कार। साथ में हैं प्रियदर्शन जी और संभावना प्रकाशन से ये उनकी पहली किताब आई है। किताब है भारत की घड़ी। किताब का नाम ही डिस्क्राइब करता है कि इस किताब में प्रियदर्शन जी ने कुछ मानक तय किए हैं। कुछ वो मानक जिन मानकों के माध्यम से एक देश को, एक समाज को और उसकी स्थिति को, उसके विकास क्रम को तय किया जाना चाहिए। वो अपनी भूमिका शुरुआत करते हैं नेहरू जी के प्रसिद्ध वक्तव्य अ, आज जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत जाग रहा है, उससे और उसको जो है आज के समय के स्त्री प्रश्नों के पास भी ले आते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रियदर्शन जी से यही जानना चाहता हूँ कि क्या यही वो मानक हैं, जिन मानकों के माध्यम से किसी लोकतंत्र को जज करना चाहिए? बिल्कुल। और वो मानक मेरे तैयार किए हुए नहीं हैं अभिषेक जी। कायदे से वो इस देश के संविधान ने तैयार किए हैं। जब मैं भारत की घड़ी की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो नया हिंदुस्तान बना, उसकी विरासत एक आधुनिक भारत के लिए का एक नक्शा थी, उसकी एक इमारत की बुनियाद थी। मतलब 5000 वर्षों की जो परंपरा हमारी रही, उसके सड़े गले तत्वों को हटाकर, उसकी संकीर्णता को हटाकर, उसमें निहित भेदभाव को हटाकर, उसमें तमाम तरह की गैर बराबरी को हटाकर एक समतामूलक, न्यायप्रिय, सुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक समाज और देश गढ़ने का जो सपना हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने देखा और जिसकी प्रामाणिक पुस्तक के रूप में संविधान हमारे सामने है, ये कसौटी उसकी दी हुई है। तो स्त्रियों के साथ बराबरी की बात हो, आदिवासियों दलितों के साथ बराबरी की बात हो, या अपने समाजों के भीतर भी जो जातिगत भेदभाव हैं, जो धार्मिक संकीर्णताएं हैं, और इन तमाम वर्षों में भारत जिस तरह लहूलुहान होता गया है, उससे उबरने की जो चुनौती है, मुझे लगा कि पिछले कुछ वर्षों में ये चुनौती सबसे ज्यादा लहूलुहान हुई है। मैंने अपनी भूमिका में लिखा है कि भारत की घड़ी उल्टी चल रही है। हमको लगता था कि जिन बीमारियों से हमने मुक्ति पा ली, वो बीमारियां बची हुई हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये नाम चुना भी था, और इसका वास्ता आजादी की रात्रि को, जो 15 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी रात थी, जब संविधान सभा में नेहरू आजाद हिंदुस्तान के जागने की बात कर रहे थे, उस जागरण से शुरू होकर आज के जो स्वप्न के तिरोहित होते जाने का यथार्थ है, उससे जुड़ी ये किताब है अभिषेक। अ, इस किताब को मुख्य तौर पर आपने 3 खंडों में विभाजित किया है। बिल्कुल, हाँ। पहला खंड आपका राष्ट्रवाद के सवाल के बारे में है, जिसको हाँ। आपने रवीन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया है। दूसरा खंड है दलित होने का मतलब, जिसमें हाँ। आपने दलित विमर्श के संबंध में जो हाँ। सवाल हैं, वो उठाए हैं। उसके बाद में एक खंड आता है विचार और विचारहीनता के संकट, और अंतिम खंड आपने दिया है पुस्तक का स्त्री होने का मतलब। हाँ। अ, आप अपनी सभी पूरी इस लेखनी के अंदर आप जो नई परंपराएं हैं, जो नया भारत है, जो न्यूनेस है, उसके बहुत आग्रही दिखाई देते हैं। क्या आपको जो पुरातन है, उसमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है? क्या वो सभी संस्कृतियाँ जो चली आ रही हैं, उसमें आप कोई विभेद या कुछ सब सब आपको क्रिटिसिज़्म के योग्य ही आवा लगता है? ये जी। सवाल फिर से दोहराना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कुछ कनेक्शन टूटता सा लगा था। मेरा सवाल ये है कि आप जो है अपनी किताब में
जो न्यूनेस है, जो विकास हाँ, है, जो न्यू सिविलाइजेशन के की डिमांड्स हैं, उनके प्रति आप बहुत आग्रही दिखाई देते हैं। आप आग्रही दिखाई देते हैं नए लोकतंत्र की तरफ, इंडिविजुअलिटी की तरफ, लेकिन उस आग्रह के अंदर आप कुछ-कुछ ऐसा प्रतीत होता है जो हमारा छूट गया है, जो पीछे रह गया है। मैं जनरेशंस ओल्ड की बात कर रहा हूँ। एक तरीके से मैं उस हाइपोथेटिकल स्वर्ण युग की बात कर रहा हूँ, जिस स्वर्ण युग के अंदर या उस स्वर्ण युग को वापस ले आने का बहुत क्लेम होता है। तो क्या आपको उस स्वर्ण युग में आपकी कोई आस्था नहीं है? क्या उस नहीं देखिए, जी, जी। देखिए किसी भ्रम या मिथक में मेरी उस तरह की आस्था नहीं है। लेकिन भारत का जिसको स्वर्ण युग कहते हैं, देखिए कालिदास की रचनाएँ उस युग की संतान है। हम कालिदास से कैसे अपने आप को काट सकते हैं? कैसे उससे इनकार कर सकते हैं? मोहन राकेश कालिदास को लेकर नाटक लिखते हैं। तमाम आज भी हम कालिदास के ऋतुसंहारम को लेकर, अभिज्ञान शाकुंतलम को लेकर बहुत भाव विह्वल होते हैं। तो एक बड़ी परंपरा है जो प्राचीनता ने हमें दी है। बल्कि जो आधुनिक शब्द है, वो भी शायद 10वीं 11वीं शताब्दी में आ गया था। जब मिथिलांचल के ब्राह्मणों ने मतलब वो, अब मैं उस प्रसंग को भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि ते प्राचीना वयम आधुनिका। अपने आप को पुरानी पीढ़ी से विलग करने के लिए उन्होंने आधुनिक पद का प्रयोग किया था। तो प्राचीन जो है उसमें एक तथ्य है जिसका एक मोल है। गुप्त वंश की जो ऐतिहासिक विरासत है, जिसको लेकर जयशंकर प्रसाद ने नाटक लिखे हैं, चंद्रगुप्त जैसा नाटक है, ध्रुवसामिनी जैसा नाटक है, उससे हमारा इनकार नहीं है। मेरी शिकायत ये है कि पुनरुत्थानवाद के नाम पर जो वितंडा खड़ा किया जा रहा है, किसी स्वर्ण युग की कल्पना के नाम पे जो तमाशा खड़ा किया जा रहा है, वो अपने आप में इस लिहाज से खतरनाक है कि वो 1000 साल के अतीत को मिटा देना चाहता है। जैसे 20वीं सदी से पहले वो सीधे 2000 साल पहले चला जाना चाहता है। वो नहीं देखना चाहता है कि 9वीं 10वीं 11वीं सदियों में हिंदुस्तान किस तरह की करवट ले रहा था, कैसे मंदिर बन रहे थे, कैसी इमारतें बन रही थी, कैसे एक पूरा सांस्कृतिक आंदोलन 10वीं 11वीं सदी में खड़ा होता है जो आज तक कायम है। आप देखिए तो जिसको हम, अरे वो जो शायर है, दरबार वाला, क्या नाम है उसका, अरे जो जिसकी जिसकी जिसने दोहे दिए, जिसने पहेलियां बुझाई, जिसने वो सारा कुछ किया, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। हाँ। अमीर खुसरो की छाया आज के हिंदुस्तान के सांस्कृतिक मानचित्र पे बहुत बड़ी है। वो जो सूफी परंपरा है, वो हिंदुस्तान की परंपरा है, और वो परंपरा तुलसीदास तक भी आती है, जिनको बहुत से प्रगतिशील लोग संदिग्ध निगाहों से देखते हैं। तुलसीदास राम को कई जगहों पे गरीब नवाज बोलते हैं, गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज, है ना। तो ये परंपरा है। ताजमहल, तुलसी और तानसेन, इनको शायद रामविलास शर्मा ने एक जगह मध्यकाल के 3 शिखर कहा था। तो आज जो पुनरुत्थानवाद है, जो इतिहास की जगह कुछ भ्रामक किस्म की मान्यताओं को खड़ा करना चाहता है, जो उन भ्रामक मान्यताओं में भी संकीर्णता ही देखता है। राम, शिव और कृष्ण, इनको लेकर लोहिया ने भी निबंध लिखे, बड़े प्यारे, बड़े शानदार निबंध हैं। वो निबंध बताते हैं कि किस तरह आप अपनी देव परंपरा को एक तरह की विराटता से जोड़ सकते हैं। लेकिन आज जो दृष्टि है, आज जो सत्ता पोषित वैचारिकी है, वो इन सबको बिल्कुल खत्म करके एक पाखंडी किस्म का, एक बहुत संकीर्ण किस्म का राष्ट्रवाद भी और धार्मिक उन्माद भी दोनों पैदा करना चाहती है, जो हिंदुस्तान को तोड़ने वाला, हिंदुस्तान को कमजोर करने वाला, हिंदुस्तान को उसकी परंपरा से, उसकी भाषा से विच्छिन्न करने वाला साबित हो रहा है। विकास की बात आपने की, विकास को मैं संदेह से देखता हूं।
ये खास तौर पे जो आधुनिक और नया विकास है, ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ इज ए कैंसरस ग्रोथ। विकास के लिए विकास सिर्फ खतरनाक विकास है। तो मैं इस विकास में पीछे छूट गए लोगों की बात करना चाहता हूं, इसलिए मैंने दलितों की बात उठाई, इसीलिए मैंने राष्ट्रवाद पे सवाल खड़े किए। और राष्ट्रवाद पे मैंने सवाल नहीं खड़े किए, जिस राष्ट्र कवि ने, जिस कवि गुरु ने, टैगोर ने दो दो देशों का राष्ट्रगान लिखा, उन्होंने राष्ट्रवाद को मनुष्यता के आगे हीरे और कांच की तुलना की थी कि मनुष्यता नाम के हीरे से मैं राष्ट्रवाद या देशभक्ति नाम के कांच को बदलना नहीं चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि ये इंसान का पैदा किया हुआ सबसे बड़ा एनेस्थीसिया है, सबसे ताकतवर एनेस्थीसिया है। तो मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं अभिषेक, मैं इस मौलिकता का दावा नहीं कर रहा हूं। मैं बस अपने अतीत से और मैं आधुनिकता के उन मूल्यों से जो उस अतीत की कोख से ही निकले हैं। आप बुद्ध को कैसे छोड़ सकते हैं? बुद्ध हमारी परंपरा का हिस्सा है। जो स्त्रियों के संदर्भ में जरूर ऐसा है कि मैं ये मानता हूं कि परंपरा भी स्त्री विरोधी है, आधुनिकता भी स्त्री विरोधी हो जाती है। परंपरा उसको आंगन में गला घोंट पोशाक पहना के मारती है और आधुनिकता उसको बाजार में बेलिबास करके मारती है। लेकिन स्त्री एक वैकल्पिक आधुनिकता के लिए किन मोर्चों पे सक्रिय हो रही है और कैसे उसके सामने मर्दवाद की और छुपे हुए मर्दवाद की भी, जो हम तमाम प्रगतिशील लोगों के भीतर भी कभी कभी दिखाई पड़ता है, कभी कभी सिर उठाता है, इन सबको जीने का नया अभ्यास सिखा रही है वो नई स्त्री दृष्टि। तो मेरी किताब इन दलितों, इन स्त्रियों, ऐसे वंचित तबकों और के पक्ष में और उस अवैज्ञानिक दृष्टि के खिलाफ है जिस अवैज्ञानिक दृष्टि से इस देश की भ्रामक कथाओं को इतिहास में बदलने की कोशिश की जा रही है, जहां देवी देवताओं को छोटा किया जा रहा है। अभिषेक नहीं, नहीं, बहुत ही सुंदर। इनफैक्ट ये एक तरीके का सिनॉप्सिस है और हाँ बिल्कुल। ये जो बात आपने कही है, ये बातें पढ़ी जाना, कही जाना बहुत ज़रूरी है। एक आपका हाँ एक एक लेख है, शुरुआत में ही है, राष्ट्रवाद वाले ही खंड में है, जिसका शीर्षक आपने दिया है, विविधता बची रहेगी, तभी तुम हाँ बचोगे। मतलब हाँ आपके सर्वाइवल के लिए। और ये जो हाँ विविधता है, ये विविधता जैविक विविधता की बात नहीं हो रही है, ये बायोलॉजिकल विविधता की बात नहीं हो रही है, ये विचारों की विविधता बिल्कुल की बात हो रही है। विचारों की विविधता हमेशा वननेस को तोड़ती है और बिल्कुल। वननेस को आप एक तरीके से मनुष्यता के विकास का विरोधी मानते हैं। इसी बात को आप थोड़ा-सा और स्पष्ट कीजिए। देखिए, असल में आप देखेंगे कि ये वैज्ञानिक सत्य भी और सांस्कृतिक सत्य भी है कि चीजें अकेले फलती फूलती नहीं है। कोई पेड़ जो है वो किसी शून्य में खड़ा नहीं होता है, उसके बीज होते हैं, उसकी शाखाएं होती हैं और उसके अगल बगल पेड़ होते हैं। जंगल में सारे पेड़ इतने ऊंचे क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं और एक दूसरे से पोषण भी पाते हैं। और सारे पेड़ अगर एक ही तरह के हों तो फिर जंगल कुछ झीना, कुछ सूखा, कुछ बेमानी सा हो जाएगा। ये इंसान के साथ भी सच है। हमारा जो पूरा का पूरा विकास है, इतनी सारी भाषाओं का, इतनी सारी संस्कृतियों का, शुद्धतावाद हमेशा से सभ्यताओं का शत्रु रहा है। शुद्धतावाद भी एक मिथक है, वो भाषाओं को मारता है, वो लोगों को मारता है। शुद्धतावाद के नाम पे हिटलर ने 60 लाख लोगों की जान ली। जर्मनी आज भी अपने उस अपराध बोध को लेके उबर उबर उससे नहीं पाया है। यूरोप आज भी उस होलोकॉस्ट को लेके फिल्में बनाता है। तो ये जो विविधता है वो हमारी उदारता का मामला नहीं है,
ये नहीं है कि हम इन तमाम समुदायों को रहने दे रहे हैं, वो हमारे होने की बिल्कुल अपरिहार्य शर्त है। बल्कि जो राजनीतिक दृष्टि है, उससे आप बाहर जाके देखें तो हर जगह आपको विविधता दिखेगी। जैसे देश की कल्पना, मैं बोलता हूं कि राजनीतिक तौर पे देशों की एक कल्पना होती है। उस कल्पना में अमेरिका बहुत बड़ा देश है, चीन बहुत बड़ा देश है, लेकिन आप खेलों फुटबॉल की दुनिया में देखें, अभी कतर में वर्ल्ड कप चल रहा है, कतर की मतलब खेलों की दुनिया में आप पाएंगे तो ब्राजील बहुत बड़ा देश है, अर्जेंटीना बहुत बड़ा देश है, 40 लाख की आबादी वाला क्रोएशिया बहुत बड़ा देश है, जो कल रात हार गया, लेकिन हाँ, हाँ 40 लाख की आबादी वाला देश है, वो बड़ा देश लगता है। क्रिकेट की दुनिया में वेस्ट इंडीज जो है वो देश ही नहीं है राजनीतिक तौर पे, लेकिन हम उसको देश मानते हैं। तो ये विविधता देश की अवधारणा में भी है। और आप देखेंगे कि फुटबॉल में कहते थे कि जिसका कोई देश नहीं उसका ब्राजील है, और यही बात एक दौर की वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में कही जाती थी। तो विविधता तो जो है वो हमको बचाती है। ये विविधता नहीं होगी तो हम यही नहीं कि सिर्फ इकहरे होंगे, हम धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। हमें तमाम तरह से पोषण मिलता है, तमाम जगहों से चीजें मिलती हैं, तब हम बचते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के रास्ते खोजते हैं। इसी अभिषेक। विविधता के ऊपर जब हम आपके दलित सवालों के पास जाते हैं, हाँ आपने कहा कि तुलसीदास जी का उदाहरण दिया, गरीब नवाज वाली हाँ बात कही है आपने, हाँ हाँ और आपका एक लेख इसी विविधता के ऊपर आता है, जिसमें आप ये बोलते हैं कि जय भीम बोलने से पहले जय हाँ श्री राम छोड़ना पड़ेगा। हाँ ये मंजूर है। हाँ 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 तो ये जो साइकोलॉजी चल रही है कि अगर आप हाँ श्री राम को मानते हैं, तो आप हाँ। अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। अगर आप नहीं नहीं अम्बेडकर नहीं को नहीं मान नहीं। रहे हैं, तो आप श्री राम को फॉलो नहीं कर सकते। कुछ लोग, मैं आपके लिए हाँ नहीं कह रहा, मैं हाँ एक चाहे सत्ता पक्ष या दूसरा कुछ भी हो, एक इस तरह का एक विमर्श पैदा किया जा रहा है कि अगर आपको धर्म को फॉलो करना है, तो आपको संविधान को का विरोध करना पड़ेगा। एक इस तरह का एक छोटा मानस बनाया जा रहा है, नहीं धीरे-धीरे। नहीं नहीं। जी। देखिए, एक बात बहुत साफ समझने की है, जय श्री राम हिंदुत्व की परंपरा का हिस्सा नहीं। हिंदू की परंपरा राम की परंपरा है, जय सिया राम की परंपरा है, सीता राम की परंपरा है। जय श्री राम आपको 25 साल पहले नहीं दिखाई देगा, 50 साल पहले। वो जय श्री राम नया नारा है, जो हिंदूवादी राजनीति का नारा है, वो हिंदू धर्म का नारा नहीं। राम तो वाल्मीकि जो जुड़ते हैं राम से जुड़ते हैं। धर्म में मेरी आस्था देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उस तरह नहीं है। लेकिन राम कृष्ण जैसे मैं साहित्यिक चरित्रों की तरह उन्हें पढ़ता हूं, जैसे मैं टॉल्स्टॉय के किरदारों को पढ़ता हूं, अन्ना कैरिनना को पढ़ता हूं, जैसे मैं शेक्सपियर के हैमलेट और मैकबेथ को पढ़ता हूं, जैसे हम कई फिल्मों को देख के रोते और हंसते हैं, वो सब भी हमको बनाते हैं। राम कृष्ण तो हमको बनाते ही बनाते हैं। रामकृष्ण से हम कट कैसे जाएंगे? हम राम की करुणा लेंगे, कृष्ण का लालित्य लेंगे, सब लेंगे, लेकिन राम और कृष्ण को आप की बात आप नहीं करते हैं। जय श्री राम को आप एक ऐसे उन्मादी नारे में बदलते हैं जिसके आगे बराबरी के सारे स्वप्न बेमानी है, जिसके आगे दूसरी संस्कृतियां, दूसरी धार्मिक आस्थाएं बिल्कुल नष्ट किए जाने योग्य हैं। मेरा विरोध जय श्री राम से है, राम से नहीं है। राम तो गांधी के दिए हुए थे। गांधी के मृत्यु के बाद गांधी ने गोली खा के राम 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 कहा था, जय श्री राम नहीं कहा था। तो उस राम की परंपरा, कबीर की परंपरा राम की परंपरा है। कबीर और गांधी जुड़ते हैं एक दूसरे से। गांधी से पूछा जाता है कि आप कौन हैं, हु आर यू। गांधी नहीं बोलते हैं कि वो स्वाधीनता सेनानी है, वो नहीं बोलते हैं कि वो अहिंसा के उपासक है, वो नहीं बोलते हैं कि संत हैं, तपस्वी हैं। वो बोलते हैं आई एम ए वीवर, मैं एक जुलाहा हूं, बुनकर हूं मैं। ये कौन था जुलाहा? ये कबीर की परंपरा है जो गांधी से जुड़ती है
और दोनों राम से जुड़ते हैं। उस राम से जो नवमी के दिन पैदा हुए, अयोध्या के दशरथ के आंगन में पैदा हुए राम नहीं थे, जो लोगों की स्मृति में बसे करुणा से सिंचे राम। इस स्मृति को उखाड़ के, इस करुणा को नष्ट करके एक योद्धा राम की, एक जय श्री राम की जो छवि खड़ी की जा रही है, उसका सबसे ज्यादा खमियाजा जिन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उनमें इस देश के अल्पसंख्यकों के अलावा दलित भी हैं। इस जय श्री राम की जो पूरी विरुदावली है, इसी के सामने हम देख रहे हैं कि कहीं ऊना में दलितों की पिटाई हो रही है, कहीं रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ रही है। पूरी की पूरी दलित चेतना को नष्ट करने का काम चल रहा है। उनको कहीं से बराबरी के अवसर नहीं दिए जा रहे। तो मैं जब बोलता हूं कि जय श्री राम को भूलना होगा जय भीम बोलने के पहले, असल में मंडल ने एक काम किया था एक दौर में, सामाजिक अभियंत्रण के नाम पे, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे उसने कमंडल को, कमंडल ने मंडल को अपने आप में समो लिया था। आज कोशिश ये है कि अंबेडकर को भूल जाओ, अंबेडकर की तस्वीर को याद रखो, जैसे गांधी को भूल के लोग गांधी की तस्वीर याद रख रहे हैं। जय श्री राम के भीतर जय भीम को खपा लो। मैंने इसकी ओर संकेत किया था। अंबेडकर का हिंदुत्व के बारे में जो विचार है, ये हिंदूवादी राजनीति के नेता उसको नहीं बताए। अंबेडकर ने जो जाति तोड़ने पे उनका लेख है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जो बहस तलब है, कि हिंदूज आर द सिक पीपुल ऑफ इंडिया and their sickness is affecting the happiness and health of other fellow Indian citizens। ये उनकी लाइन है। उनका कहना है कि हिंदू जो है वो बीमार लोग हैं इस देश के। क्यों? क्योंकि जातिवाद सबसे पुरानी बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी है, जो उनके मुताबिक हिंदुस्तान को बिल्कुल तोड़ दे रही है। उनका सुझाव था कि आपको जाति का भेद मिटाना है तो हिंदुत्व को नष्ट करना होगा, कि बिना किसी जाति में हुए आप हिंदू नहीं रह सकते। तो ये जो चीज है, जय श्री राम का नारा लगाने वाले जय भीम को जय श्री राम में समाहित कर लेने की जो राजनीति कर रहे हैं, मैंने उसके खिलाफ टिप्पणी की है। राम से, कबीर और गांधी के राम से, करुणा में राम से, लोहिया के राम से, राम मनोहर लोहिया का नाम राम जुड़ा हुआ है उसमें, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, बल्कि उनसे एक प्रेम और परंपरा का रिश्ता है। और जय भीम में मैं वो उम्मीद देखता हूं, बल्कि मैंने एक लेख में ये भी लिखा है, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच टकराव बहुत थे, लेकिन मैंने कहा कि अगर गांधी इस देश का हृदय है तो अंबेडकर को इस देश का मस्तिष्क होना चाहिए। तो वो अंबेडकर की आधुनिक चेतना, उनकी तर्क प्रवणता को लेकर ही, आधुनिक शब्द में हटाता हूं, उनकी तर्क प्रवणता को लेकर ही मैं चाहता हूं कि नया विमर्श बने। आप उसमें गांधी को भी खारिज करेंगे की जगह, आप उसमें अंबेडकर को भी खारिज करेंगे की जगह, लेकिन जो उन्होंने बुनियाद रखी, उस बुनियाद से आप हिल नहीं सकते। और जय श्री राम के नारे को इस बात की इजाजत नहीं दे सकते हैं कि वो जय भीम को अपने में समाहित करे। नहीं अभिषेक, नहीं, बहुत सही बात आपने कही। लेकिन इसी का जब हम अगला खंड देखते हैं इसी किताब का, उसमें हाँ आप विचारहीनता के संकट की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें आप ये सब सोच रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन आप आज का जो युवा वर्ग है, उसके सामने जो एक विचारहीनता का एक जो संकट खड़ा हो गया है, उसके रूट कॉजेस को आपने, उसके प्रभावों को बहुत अच्छे से उसमें विश्लेषित किया है। पर अगर मैं उसको समराइज करके आपसे जानना चाहूँ कि वह किसी व्यक्ति को आखिरकार अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को इतना आराम देने की क्या ज़रूरत है? वो क्यों नहीं सोचता है उन विषयों पर जो विषय उसके देश, उसके समाज, उसकी संस्कृति को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं? मैं वह विचारहीनता में मैं ये देखता हूँ, वो विचारहीनता फैली हुई है। पर वह क्यों है? क्या वो हमारे लिए कोई एक आसान रास्ता चुनने का तरीका है उस विचारहीनता में रहने का? देखिए, इसकी वजह कई हैं।
जिसका उल्लेख किताब में कई स्तरों पे आया है। एक बड़ी वजह तो ये है कि जिसको हम पढ़ाई-लिखाई बोलते हैं, हमने उसका मकसद बिल्कुल बदल दिया है। पढ़ाई-लिखाई एक बेहतर मनुष्य बनाने का ज़रिया थी। शिक्षा जो है, कभी कहते थे कि एक स्कूल खुलेगा तो 100 जेलें बंद होंगी। हम वैसा स्कूल खोल नहीं पाए। हमने ऐसे स्कूल खोले जो नई जेलों का निर्माण करें, और वो नई जेलें जो हैं, उद्यम की जेलें हैं, जो कारखानों की जेलें हैं। तो जो पूरी पढ़ाई-लिखाई आज की है, आप देखिएगा कि उच्च शिक्षा में अब जो पढ़ना चाह रहा है, साइंस पढ़ना चाह रहा है, और साइंस भी वो नहीं पढ़ना चाह रहा है। वो एमएससी, बीएससी पढ़ के साइंस के बेसिक प्रयोगों को नहीं जानना चाहता है। आर्ट्स, इतिहास और भूगोल और साहित्य तो पढ़ना ही नहीं चाह रहा है। आज के बच्चे 12th करके किसी टेक्निकल कोर्स में चले जाते हैं, 4 साल बाद वहां से टेक्नीशियन, टेक्नोक्रेट होके निकलते हैं और किसी कॉर्पोरेट में एक बड़े पैकेज में लग जाते हैं। वीरेन डंगवाल की एक कविता है कानपुर के आईआईटी बच्चों को लेकर, कि आईआईटी कानपुर की एक सांझ है, ऐसा कुछ नाम है। उसमें वो लिखते हैं कि जो बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, मैं पंक्ति याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उसका आशय यही है कि देर सवेर वो बिल गेट्स का दक्ष किंतु मरा हुआ हाथ हो जाने को अभिशप्त है। वो कुशल लेकिन डेड हैंड्स है, मरे हुए हाथ है, निर्जीव हाथ है। तो ये जो एक पूरा निर्जीव हाथों का टेक्नोक्रेट भारत हम बना रहे हैं, जो मशीनों को जानता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानता है, लेकिन जो अपने इतिहास, अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को ठीक से नहीं जानता। ऐसे लोगों को भी लेकिन वो किसी शून्य में जी नहीं सकते, उनको भी गर्व करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। तो चीजें क्या मिलती हैं? जो अचानक राजनीति बताती है कि देखो देखो देश यही है, झंडा उठाओ देश के लिए, नारे लगाओ देश के लिए, देखो देखो धर्म यही है, लोग तुम्हारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो एक बहुत सतही किस्म की, आसान किस्म की जो व्याख्या है धर्म और देश की, वो उन लोगों के गले उतारना आसान है जिनको न इतिहास मालूम है, जिनको न भूगोल मालूम है, जिनको न समाज शास्त्र मालूम है, जिनको न साहित्य मालूम है। वो मान लेते हैं कि यही विश्वास है, यही दर्शन है, यही जीवन है। वो कुछ चमकीली सूक्तियों में जो बाजार रोज नए पन्नियों में लपेट के पेश करता है, वो उनको सामने रखते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो है, देखिए हमारा समाज पहले मध्यवर्गीय समाज था, धीरे धीरे वो उपभोक्तावादी समाज हो गया है। दोनों में अंतर है। मध्य सिर्फ ये आय का मामला नहीं कि आप पहले से ज्यादा कमाने लगे, ये एक मानसिकता का भी मामला है। मध्यवर्गीय समाज पहले अपने आसपास के बारे में, सारी दुनिया के बारे में सोचता था, वो सारी चीजों को उपभोग की चीज नहीं मानता था। उपभोक्तावादी समाज के लिए सब कुछ सिर्फ अपने उपभोग के लिए है। उसका फायदा कहाँ है, उसका मुनाफा कहाँ है, उसकी नजर सिर्फ इस बात पे है। और ये हर जगह है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसको लगता है कि अरे ये तो मेरा नुकसान हो गया। बारिश होती है तो किसानों की नहीं सोचता है कि फसल अच्छी होगी, उसको लगता है अरे आज तो दिल्ली में जाम होगा। तो ये जो उपभोक्तावादी दृष्टि है, इसने हर चीज को उपभोग के माध्यम में बदल दिया है। इसमें संगीत भी है। पहले हम लोग एक एक कैसेट खोजने कहां कहां भटकते थे, अब आप यूट्यूब पे सुनते हैं, उसको कॉलर ट्यून बना लेते हैं, आप उस संगीत को नष्ट कर देते हैं। मोत्सार्ट की सिम्फनी नष्ट हो रही है, रविशंकर का टुकड़ा नष्ट हो रहा है, बीथोवन की सिम्फनी नष्ट हो रही है। आप तमाम गीतों को बर्बाद कर रहे हैं। वो आपके कॉलर ट्यून का है जो आपने एक निश्चित राशि देके खरीदे हैं, और आप इसी को अपनी सांस्कृतिक पहचान मानते हैं। दूसरी बात विचार की, विचार भी अब पैकेज्ड आ रहा है। यानी विचार कोई सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, वो आपके सोचने से नहीं होता है, वो आपके संघर्ष से, आपके जीवन से पैदा होता है। आप उस पर विश्वास करते हैं। जब तक विश्वास नहीं करते हैं तब तो कोई विचार आपका विचार नहीं होता, वो एक प्रोडक्ट होता है कि साम्यवादी विचार है, हिंदूवादी विचार है। तो आज विचारहीनता की बात जब हम करते हैं तो विचार एक उपभोक्ता सामग्री के रूप में तो हर जगह है।
आप मार्क्स को भी पढ़ लीजिए, ग्रामशी को भी पढ़ लीजिए, आप टॉल्स्टॉय को भी पढ़ लीजिए, सबको पढ़ लीजिए, लेकिन वो विचार आपके जीवन में नहीं, आपके जीवन में लगातार उसकी जगह सिकुड़ती जा रही है। आपको जब कोई विचार इस्तेमाल के लिए चाहिए होता है, जन्मदिन पे किसी को सूक्ति की तरह भेजने के लिए चाहिए होता है, तब गूगल करके एक विचार जान लेते हैं। आप न गांधी को मानते हैं, न मार्क्स को मानते हैं, न अम्बेडकर को मानते हैं। इनकी चमकीली सूक्तियां आपको रास आती हैं। इसी तरह न आप विवेकानंद को जानते हैं, न आप किसी और को जानते हैं। आप बस उनकी सूक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इस विचारहीनता ने एक तरह की अवैज्ञानिकता पैदा की है। आप गो धन के नाम पे तरह तरह की रिसर्च कर रहे हैं, गाय के नाम पे मतलब बहुत सारा, या ऐसी बहुत सारी मूर्खताओं पे सोशल मीडिया पे, मतलब दुनिया भर के इंजीनियर्स जो हैं, इस संकीर्णता ने आपको कैसे बदला है। वो मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं, वो बादल कृत्रिम बनाने की बात कर रहे हैं, और आपके आईआईटीएंस, आपके इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, वो सल्लू और वो क्या ऐप बना रहे हैं, लड़कियों की नीलामी की तस्वीरों वाले सुल्ली ऐप और क्या क्या ऐप, बुल्ली ऐप। ये हालत हो गई है आपकी वैज्ञानिक दृष्टि की। ये विचारहीनता, अवैज्ञानिकता का बढ़ता दलदल है, जिस पे चोट करना जरूरी है। आप स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा पे भरोसा कम करते हैं, आप यज्ञ और पूजा पाठ पे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ये जो बात है, इसकी ओर उस हिस्से में किताब के इशारा है। नहीं, नहीं, बहुत सही बात है। और इनफैक्ट विचारहीनता के साथ-साथ अगर आप देखेंगे, तो जो बात आपने कही है, विचारहीनता का होना खुद में एक अपराध है, मैं ये मानता बिल्कुल। हूँ। और अगर उनके भीतर वो विचारहीनता है, तो वो उसके खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो अपने आप को विचारहीनता के एक सर्कल में, विचारहीनता के एक कुएँ में रख कर के वो खुश हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी मेरे को परेशानी होती है कई लोगों से। और हिंदी किताबों के अंदर स्पेशली पढ़ने का जो संकट मैं देख रहा हूँ, वो पढ़ने का एक संकट भी इसी विचारहीनता के दौर की वजह से उसका एक बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी अ, कोशिश तो यही है कि हम लिखते रहें, और ऐसी भाषा में लिखें जो लोगों को समझ में आए, लोगों को लगे कि ये तो बड़ी आसान सी चीज है, ये तो उनके दिमाग में भी थी, सिर्फ बाहर नहीं आई थी। तो मैं किसी विशेषज्ञ लेखन का वादा नहीं करता हूँ, उसका कोई दावा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो हमारे समकालीन सवाल हैं, उन सवालों से मुठभेड़ की बात करता हूँ, उन सवालों को तार तार करके देखने की बात करता हूँ। और मैं मानता हूं कि जो मेरे पाठक हैं, वो मेरे सहयात्री भी हैं इस विचार मंथन। नहीं, और निश्चित ही ये भी मैंने आपकी किताब पढ़ी है, और मैं मतलब उसका एक-एक वाक्य, एक-एक शब्द पढ़ा। और ये बात मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कई प्रसंग ऐसे हैं, कई विचार ऐसे हैं जिसमें प्रियदर्शन जी से आप सहमत नहीं होंगे। हाँ। कई बातें होंगी, लेकिन वो कम से कम आपके दिमाग में उन प्रश्नों को जिनको आप अवॉइड कर रहे हैं, जिनका आप जवाब नहीं ढूँढना चाहते, जिनके बारे में एक छोटी हेडलाइन्स आप अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स में देख लेते हैं, पर वो उन हेडलाइन्स के पीछे का जो सच है, वो आपके दिमाग को कभी झकझोरता नहीं है। प्रियदर्शन जी आपके उन तंतुओं को ज़रूर हिलाते हैं इस किताब के माध्यम से। अ, शुक्रिया। प्रियदर्शन से बहुत सारी बातें करने का मन है। ये और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने सबसे पहले प्रियदर्शन जी को मैं ये सूचना भी कर देना चाहता हूँ कि आपकी ये किताब पाठकों के द्वारा बहुत पसंद की जा रही है, और बहुत अरे, से पाठकों ने इस किताब को लिया भी है। अच्छा। और जिन पाठकों ने इस किताब को पढ़ा है, मैं उन पाठकों से भी ये 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 निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके मन में भी जो भी सवाल हैं, इस किताब के संदर्भ में, वो सवाल आप बेझिझक संभावना प्रकाशन तक पहुँचाइए। हम उन सवालों को प्रियदर्शन जी के पास पहुँचाएँगे, और उनसे एक लाइव सेशन के लिए एक रिक्वेस्ट करेंगे, जिसमें वो उन सभी सवालों का
अपनी तरफ से उत्तर दें और ज़रूर दें। बिल्कुल, ये संवाद मुझे बहुत प्रिय होगा और असहमति का पूरा स्वागत है। हो सकता है कि मैं अपनी राय बदलूँ कहीं, ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी राय पे कायम रहूँ। मैं उनको बदलने को तैयार हूँ, बशर्ते उसके लिए कोई तार्किक, कोई वैचारिक आधार मुझे मुहैया कराया जाए। जी, तो बस अभी के लिए इतना ही और फिर आपसे एक और मुलाकात का इंतज़ार रहेगा। जी, ठीक नमस्ते। है, नमस्कार।